हम लोग लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री पढ़े थे। आज उसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सवाल में कह रहे थे ए 50 kg मैन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक 50 kg का आदमी है, उसका मास हो गया 50 kg और वो रन कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। फिर कह रहा है इफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन कैन बी यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच वाटर कैन बी हीटेड विद दिस एनर्जी। तो मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए 50 kg मैन इज रनिंग at a speed of 18 km per hour. If all the kinetic energy of the man can be used to increase the temperature of water from 20 degree to 30 degree, how much water can be heated with this energy? तो मान लो हमने कहा ये मास वाटर का हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी से हीट करा कहां से कहां तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान है, आप क्या बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैन की थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन, ये बताओ मास वाटर को उसके स्पेसिफिक हीट के हिसाब से डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ, राइट। तो कह रहा है कितना मास वाटर का इसकी मदद से गर्म किया जा सकता है। तो बताओ ये काइनेटिक एनर्जी मैन की हाफ, मास मैन का 50, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताओ 18 इंटू 5/18 लिख लोगे तो ये आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये देखो जूल में आया है, ये जूल, तो इधर भी हम जूल में ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर जूल में लिखना चाहते हो तो ये बताओ मास वाटर का अगर हम ये ग्राम में ले रहे हैं तो इसको हमको जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बताओ स्पेसिफिक हीट वाटर की स्टैंडर्ड वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी बताओ कितना है, 20 से 30 तो 10 आ गया। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं ये मास किस में होगा, ग्राम में होगा। तो ये ग्राम कट जाएगा और ये डिग्री सेल्सियस कट जाएगा तो जूल बराबर जूल है, राइट। नहीं कोई जरूरत नहीं, यहां तो जूल में आया ना, हम उधर भी जूल चाहते हैं, हम जूल बराबर कर रहे हैं ना। तो बताइए भाई यहां पर ये सब भी सीखना पड़ेगा। अगर इसे केजी में लिखो तो इसको फिर जूल पर केजी में कन्वर्ट करो। तो 1 ग्राम के लिए 4.2 जूल, तो इंटू 1000 करो 4200 लेना पड़ेगा। फिर तब जो मास आएगा वो किस में आएगा, केजी में। लेकिन ऑप्शन किस में है तो सीधा ग्राम में निकालते हैं। तो बताओ भाई ये कितना हुआ, 25 इंटू 25, ये मास वाटर का सीधा ग्राम में आएगा और ये हुआ 42, देख लीजिए। तो मास वाटर का 625 अपॉन 42, राइट, सही है। कितना आ रहा है अप्रोक्स 14.8 ग्राम। तो बताओ ये आंसर ऑप्शन में देखिए तो आंसर आएगा अप्रोक्स 15 ग्राम, 15 ग्राम के आसपास, राइट। सेवनटीन पूछना है, नहीं पूछना, हो गया, सब हो गए। कौन सा 19 नंबर देखिए। नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहे ए लेड बुलेट पेनिट्रेट इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट। बताइए एक लेड का बुलेट है, वो एक सॉलिड में फंस जा रहा है, पेनिट्रेट कर जा रहा है और वहीं अंदर पिघल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट एनर्जी लॉस हुई उसकी कॉस्ट में
पहले वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे गया होगा, फिर मेल्ट करा होगा। कह रहे हैं assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, the initial speed of the bullet is, initial temperature bullet का 27 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट कितना 327 डिग्री, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया गया है। चलो भाई हमें निकालना क्या है, इनिशियल स्पीड। तो सुनो, मान लो उसका मास है m, इनिशियल स्पीड था v स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो जा रहा था और ये गया किसी सॉलिड में फंस गया, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका 50%, 50/100, इसका 50% हुआ लॉस। लॉस क्या मतलब, किस में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में। और इस थर्मल एनर्जी की कॉस्ट में क्या हुआ, वो लेड का बुलेट मेल्ट कर रहा है। अब बताओ लेड का जो बुलेट का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27, जबकि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो वो पहले 27 से 327 गया होगा। तो हम कहेंगे मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी, फिर m इंटू एल एफ, फिर m इंटू एल एफ, तब मेल्ट किया, राइट। तो अब बताओ वैल्यू रखना बाकी रह गया है, हाँ m तो पूरे से कट जाएगा मेल्ट कराने के लिए एनर्जी, 1 ग्राम के लिए एल एफ चाहिए, तो m ग्राम के लिए m इंटू एल एफ, ये टेम्परेचर चेंज कराना है और ये उसको मेल्ट कराने के लिए, फेज चेंज कराने के लिए। तो बताओ हाफ स्पीड हमें निकालनी है इंटू 1/2, मास पूरे से कट रहा है, स्पेसिफिक हीट बताओ, स्पेसिफिक हीट 125 इंटू डेल्टा टी बोलो, 27 से 327 कितना 300, प्लस m कट गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2.5 इंटू 10 की पावर 4, सही है। सॉल्व करो, v स्क्वायर बराबर 4 इंटू 625 इंटू 100, यार है। तो v बराबर रूट ले लो, तो ये 2, ये 25, ये 10, तो ये कितना आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। यानी सवाल का मतलब समझे कुछ, कि जो लेड का बुलेट काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा था उसका 50% एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उस हीट एनर्जी की कॉस्ट में वो लेड का बुलेट पहले गर्म हुआ और अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंचा, फिर जाके उसने फेज चेंज किया, राइट। और बताइए 20 नंबर, ओके इसे रफ कर दें। ट्वेंटी नंबर में कह रहे हैं a liquid of mass m and specific heat c is heated to a temperature 2T। तो देखो एक मास m है, स्पेसिफिक हीट c है, टेम्परेचर कितना है 2T। और इसमें क्या है यार, इसको मिक्स करा गया, दूसरा लिक्विड कितना m/2, स्पेसिफिक हीट 2C और टेम्परेचर कितना T, दोनों को मिक्स करा गया, रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताइए। तो हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो मान लो इन दोनों को जब मिलाया तो कॉमन टेम्परेचर टी मिक्सचर ये हो गया, तो इसका टेम्परेचर 2T से घट के टी मिक्सचर हुआ होगा, उसका T से बढ़ के टी मिक्सचर हुआ होगा। जितना हीट ये रिलीज करेगा उतना वो, और पूरी हीट खत्म हो जाएगी, वही टेम्परेचर रुकेगा। तो हम इधर से लिखेंगे Q रिलीज, उधर Q एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड, जो भी कहिए। इधर से कितना रिलीज हुआ m s डेल्टा टी 2T माइनस टी मिक्सचर, और उधर एब्जॉर्ब हुआ तो m/2 स्पेसिफिक हीट 2C, और टेम्परेचर बताओ कितना बढ़ा टी मिक्सचर माइनस टी, ये लिखेंगे हम लोग।
m दोनों तरफ से कटा, c कटा, 2 भी कटा, ठीक है। इधर 3t बराबर 2t मिक्सचर, सही लिख रहे हैं। t मिक्सचर की वैल्यू 3t/2 आ गया। नेक्स्ट बताइए, हो गया और हो गए। एक सवाल मैं कर दे रहा हूं 22 नंबर, 22 नंबर में करूंगा, भले ही आपने कर लिया 22। सर मैंने स्टेप वाइज किया। अभी देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस of 3 different liquid A, B and C are 30 degree, 60 degree and 75 degree Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed is 50 degree Celsius and when B and C are mixed it is 70 degree Celsius. The equilibrium temperature when A and C are mixed. तो देखिए भाई, तीन लिक्विड है ए बी सी, तीनों के मास क्या है बराबर, एक का टेम्परेचर 30 डिग्री, बी का टेम्परेचर 60 और इसका 75। जब ए और बी को मिलाया तो टेम्परेचर पाया गया मिक्सचर का कितना 50 डिग्री, जब बी और सी को मिलाया तो ये पाया गया 70 डिग्री। तो कह रहे हैं जब ए और सी को मिलाया तब टेम्परेचर कितना पाया जाएगा मिक्सचर का। तो बहुत आसान, इसका स्पेसिफिक हीट एस ए मान लो, इसका स्पेसिफिक हीट एस बी, इसका एस सी। तीन अलग अलग लिक्विड हैं तो तीनों के मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा। तो जब हमने ए और बी को मिलाया तो बताइए अब हमें, ए का टेम्परेचर 30 से 50 हुआ है, इसका 60 से 50 हुआ है, इसने हीट को एब्जॉर्ब करा, इसने हीट को रिलीज किया। ये 30 से 50 पहुंचा है, इसने तो हीट को एब्जॉर्ब करा, ये 60 से 50 आया हीट को रिलीज। तो बताओ इसने कितना एब्जॉर्ब किया, तो क्यू एब्जॉर्ब बराबर क्यू रिलीज। इसने एब्जॉर्ब करा एम स्पेसिफिक हीट ए का डेल्टा टी, 30 से 50 गया तो 20। इधर बोलो एम स्पेसिफिक हीट बी का टेम्परेचर 60 से 50 कितना 10, राइट। एम पूरे से हुआ कैंसिल, यहां से 2sa बराबर sb, ये आया पहला रिलेशन, ऐसे sb में रिलेशन आ गया। अब देखो इन दोनों से देखिए निकालते हैं, जब इनकी बात आई तो इधर बोलो Q एब्जॉर्ब, इधर Q रिलीज। इसने कितना एब्जॉर्ब किया m एस बी, 60 से 70 गया 10, m एस सी 75 से 75, m कटा 2sb बराबर एस सी। सेकेंड इक्वेशन, हमें रिलेशन किसमें चाहिए ऐसे और एस सी में, तो एस बी की जगह यहां 2 ऐसे रख दो। तो ये देखो 4sa बराबर एस सी हो गया, ऐसे और एस सी का रिलेशन आ गया 4sa इक्वल टू एस सी। तो ए लिक्विड और सी लिक्विड का स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आ गया। अब हम मिक्स करने जा रहे हैं किसको, ए और सी को, और हमें निकालना है कॉमन टेम्परेचर। तो देखो भाई ए लिक्विड और ये सी लिक्विड, मास दोनों का बराबर, इसका टेम्परेचर 30, इसका 75। तो मामला 30 के ऊपर 75 के नीचे कहीं रुकेगा, इसका नाम रख दिया टी मिक्सचर। तो फिर बताओ ये हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब, वो हीट को क्या करेगा रिलीज। ये कितना एब्जॉर्ब करेगा एम एस ए का टी मिक्सचर -30, और ये बताओ कितना रिलीज करेगा एम एस सी का 75 माइनस टी मिक्सचर, राइट। चलो भाई बताइए, एम दोनों तरफ से कट ही रहा है भाई, एस सी की जगह क्या लिख सकते हो तुम
4 ऐसे ये हो गया 75 माइनस टी मिक्सचर, और ये हुआ एस ए टी मिक्सचर माइनस 30, एस ए दोनों तरफ से कैंसिल। ठीक है, चलो इसको ओपन करते हैं। तो ये देखो यहां से आ रहा टी मिक्सचर माइनस 30, 300 क्यों, माइनस 4 टी मिक्सचर, तो ये हुआ 5 टी मिक्सचर 330। मिक्सचर का टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर राइट, ऐसे किया था। चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। हेडिंग डाला है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन, जिसमें हमको 2 पढ़ने हैं, कंडक्शन और रेडिएशन। डिफरेंस क्या तीनों में पहले ही समझा दें। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत होती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब हमें इस एंड से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट भेजनी है, तो हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा एक कंडक्टिंग मटेरियल से, कंडक्टिंग मीडियम से, राइट। यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन में अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह भेजनी तो आपको मीडियम चाहिए। रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे सन से लाइट आती है तो हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। वैक्यूम भी होता है, वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर होता है। तो रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन, रेडिएशन। उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन अब हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं, पहले कंडक्शन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या फर्क है, अब सवाल यह है। दोनों में मीडियम की जरूरत है, ये फर्क तो है नहीं, ये तो नेसेसिटी है। फर्क क्या है कि अगर हमें यहां से यहां हीट भेजनी है तो हमने दोनों को एक कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दिया। कंडक्शन में क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, लेकिन उस जगह का जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो वहीं पे रहता है। लेकिन वो अपने बगल वाले पार्टिकल को लगातार हीट क्या कर रहा है, ट्रांसफर। लेकिन वो अपनी जगह छोड़ करके नहीं जाए। ऐसा नहीं होगा कि इसने हीट को पकड़ा और लेकर के दूसरे किनारे की तरफ भागा, ऐसा नहीं। ये इसमें क्या होगा, ये हीट एनर्जी को पकड़ा, इसने बगल वाले को दिया, बगल वाले ने अपने बगल वाले को दिया। इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर। जैसे क्लास में कई बच्चे बैठे हैं, टीचर ने किताब पहली सीट वाले को दे दी, पहले वाले थोड़ा सा वाइब्रेट हुए, पीछे वाले को दे दिया, वो वाले थोड़ा वाइब्रेट हुए, बगल वाले को दे दिया, और बुक कहां पे पहुंच गया, आखिर तक। ऐसा नहीं हुआ कि पहले सीट वाले लड़के ने किताब को पकड़ के भाग के पीछे देने गया, राइट। यानी हाई टेम्परेचर जो सोर्स है उसके बगल वाले जो पार्टिकल हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी जगह पे थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे, और उस ऑसिलेशन में अपने नेबरहुड पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, और उस कोलिजन में बगल वाले पार्टिकल को हीट का ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि हाई हीट से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे। कन्वेक्शन में क्या होता है, वहां भी मीडियम रिक्वायरमेंट, लेकिन वहां ऐसा होता है कि एक पार्टिकल हीट को पकड़ेगा और वही हीट लेके भागेगा। जैसे हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड भरे और हमने उसमें हीटर लगा दिया, या हम लोग वो डाल देते हैं ना, रॉड डाल देते हैं वाटर गर्म करने के लिए, कॉइल डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, तुमने गौर करिएगा जरा, जो कॉइल के पास के पार्टिकल हैं सबसे पहले वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और वो हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हुए, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी घटती है। तो जो कॉइल के पास के लिक्विड पार्टिकल हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करे, टेम्परेचर बढ़ाया, डेंसिटी घटी, वो हो गए हल्के, हल्के वो कहां भागे,
ऊपर, ऊपर वाले पार्टिकल कहाँ भागे, नीचे, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा। फिर वो पहुंचे कहाँ पे, सोर्स के पास, उन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी, फिर वो ऊपर की तरफ भागे, और जो हाई डेंसिटी के थे वो नीचे की तरफ चले गए, और इस तरीके से हम देखते हैं पूरा लिक्विड गर्म होता है। तो तुमने देखा होगा जब कॉइल डालते हैं वाटर में, कुछ बुलबुले से उठना स्टार्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी डेंसिटी को घटा रहे हैं, और डेंसिटी घटाने के बाद भाग रहे हैं कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल हो गए। और जो ऊपर के पार्टिकल थे वो सोर्स की तरफ भागते हैं, फिर हीट को गेन करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, दूसरे नए पार्टिकल सोर्स के पास पहुंचते हैं, फिर वो हीट को गेन करके ऊपर की तरफ भागते हैं, और हम देखते हैं इस प्रोसेस में पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, कन्वेक्शन। ये कंडक्शन रेट, ये क्या है, कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या है कि हम यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए एक रॉड जोड़ दें, कंडक्टिंग रॉड, यहां आग जला दें, उधर आइस रख दें, तो इस रॉड के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, उधर की आइस क्या होने लगेगी, मेल्ट। हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसा है, कंडक्शन, कि रॉड का वो पार्टिकल जहां था वो वहीं है, लेकिन वो लगातार अपने बगल वाले पार्टिकल को हीट का ट्रांसफर कर रहा है, राइट, और इसमें पार्टिकल अपनी जगह चेंज नहीं करते। इस प्रोसेस का नाम कंडक्शन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मीडियम की क्या होगी, रिक्वायरमेंट, लेकिन मीडियम अपनी जगह से भागेगा नहीं, अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, किसमें, कंडक्शन में। कन्वेक्शन में मीडियम ही हीट को एब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ भागता है, राइट, और रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो आप पहले लिखें हीट ट्रांसफर में वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन में पहला पॉइंट लिखें, इन दिस केस, in this case transfer of heat takes place, in this case transfer of heat takes place, in this case transfer of heat takes place due to molecular collision, due to molecular collision. In this case transfer of heat takes place due to molecular collision, right. मॉलिक्यूलर कोलिजन का मतलब एक मॉलिक्यूल बगल वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा और उस कोलिजन में हीट का ट्रांसफर। दूसरा पॉइंट लिखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, transfer of heat takes place from the end of high temperature to, from the end of high temperature to end of low temperature, from the end of high temperature to end of low temperature, from the end of high temperature to end of low temperature. कंडक्शन में हमेशा हीट का ट्रांसफर कहां से कहां, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही होगा। जैसे याद करो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, तो वहां हम लोग वर्ड यूज करते हैं वोल्टेज, यहां वर्ड यूज करेंगे टेम्परेचर। तो जो वहां वोल्टेज है वो यहाँ टेम्परेचर है, यानी वोल्टेज या टेम्परेचर वास्तव में पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल जनरल वर्ड है, पोटेंशियल हम ऐसे भी कह सकते हैं आपका इनका पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो पोटेंशियल दो लेवल को नापने के लिए यूज किया जाता है। अब वो लेवल टेम्परेचर का लेवल हो सकता है, वो लेवल वोल्टेज का हो सकता है, वो लेवल हाइट का हो सकता है, राइट। तो पोटेंशियल जनरल स्टेटमेंट। इलेक्ट्रो में पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज होता है, थर्मो में पोटेंशियल का मतलब टेम्परेचर होता है, राइट। और हमेशा
हीट करंट का फ्लो हाई टेम्परेचर टू यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिक करंट हो चाहे वो करंट हीट करंट हो, राइट। तीसरा पॉइंट लिखें, मॉलिक्यूल एट द एंड ऑफ हाई टेम्परेचर, molecule at the end of high temperature, molecule at the end of high temperature, molecule at the end of high temperature gain heat energy, gain heat energy from the source, gain heat energy from the source, from the source, कॉमा करके लिखें, their average kinetic energy increases, their average kinetic energy increases, their average kinetic energy increases। आगे लिखिए, these molecules collide with neighboring molecule, collide with neighboring molecule मतलब पड़ोसी molecule, these molecule collide with neighboring molecule having less kinetic energy, having less kinetic energy, जो बगल वाले हैं उनकी kinetic energy कम है, जो सोर्स के पास है उनकी kinetic energy ज्यादा, having less kinetic energy, comma energy is transferred in forward direction, energy transferred in forward direction, energy transferred in forward direction। पढ़ो जरा क्या लिखवाया मैंने, बोलिए पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, मॉलिक्यूल एट द एंड ऑफ हाई टेम्परेचर, आगे गेन हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, तो जो सोर्स के पास मॉलिक्यूल है वो सोर्स से हीट एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब, और अपने बगल वाले मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है उनसे कोलाइड किए और उस कोलिजन में हीट का ट्रांसफर करे, और इस तरीके से हम देखते हैं कि हीट एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होता है, राइट। अब समझते हैं इसको रियल मीनिंग क्या है। मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें, समझना, आपने कहा सर हम यहां से यहां तक हीट भेजना चाहते थे, या हमारे पास हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर है या लो टेम्परेचर रिजर्वायर, राइट। हमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करना है। ध्यान देना जरा, ये हमारा हाई टेम्परेचर टी हायर और ये हमारा टी लोअर, ये टी लोअर टेम्परेचर। हो सकता है इधर स्टीम हो 100 डिग्री, उधर हो सकता आइस हो 0 डिग्री। तो हम कुल मिला के हाई टेम्परेचर वाले जो साइड है उसे हम लोग टी एच कह रहे हैं, लो टेम्परेचर टी एल। हमें यहां से यहाँ हीट भेजना, अब देखो यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो हीट ट्रांसफर के लिए, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, मीडियम। तो हम मार्केट जाएंगे, रॉड खरीदेंगे। कैसा रॉड खरीदेंगे, जो हीट का ट्रांसफर करे। हीट ट्रांसफर में कौन रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट ट्रांसफर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें चाहिए होगा मेटल। मेटल में जनरली क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग कॉपर की रॉड खरीद लाएंगे, टंगस्टन की रॉड खरीद लाएंगे, ब्रास की रॉड खरीद ले आएंगे, इस तरीके की रॉड परचेज करेंगे। एल्यूमिनियम की रॉड खरीद लाएंगे जो हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने मेटल की रॉड लाए और यहां लगा दिया, ऐसे लगा दिया। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर्स, राइट। तो हमें हीट का कंडक्शन ही तो करा ना। तो हम ये मेटल ले आए, ये मेटलिक रॉड है, ये मेटल है मान लो, ठीक। चलिए, ये उस रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन है, ऐसे। ये इस रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन है और हम हीट का ट्रांसफर कराना चाहते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ध्यान देना, शुरुआत में एकदम बात करें T बराबर 0 पर, एकदम स्टार्टिंग में मान लो तुमसे कहें यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री है, इस एंड का 100। हमने यहां से x दूरी पर, थोड़ा समझाने के लिए मैं ये पॉइंट ले रहा हूं,
फिर x दूरी, बराबर दूरी पर हमने कई पॉइंट का सिलेक्शन किया, ऐसे कुछ समझाना चाहते हैं हम आपको। t बराबर 0 पे हमने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर मान लो 84 डिग्री, कितना डिफरेंस है 16 डिग्री। यहाँ पे चलो भाई हम करते हैं अगर 72 करते हैं, कितना डिफरेंस है 12। यहाँ मान लो हम कहते हैं ये हमारा 65 है, कितना डिफरेंस है 7। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी बताओ पहले x में टेम्परेचर का डिफरेंस 16 डिग्री था, अगले x में 12, अगले x में 7, यानी हर इक्वल लेंथ में टेम्परेचर का डिफरेंस बराबर बराबर नहीं है। ऐसी स्टेट को बोलते हैं नॉन स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं नॉन स्टेडी स्टेट। नॉन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, यहां से जो हीट का कंडक्शन स्टार्ट हुआ, ऐसे यहां से हीट एनर्जी अंदर जाना स्टार्ट हुई। मान लो हम कहें यहां पर जो H है, H को बोलते हैं हम लोग हीट करंट या dq/dt, रेट ऑफ हीट फ्लो। H का मतलब हीट करंट, dq/dt का मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो। अगर मैं कह दूं ये मान लो 10 कैलोरी या 10 जूल पर सेकेंड है, मान लो यहां से 10 जूल पर सेकेंड जा रहा है, हमने देखा कि इस एंड पर, अच्छा बताओ यहां जो हीट का कंडक्शन हो रहा है वो लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ऐसे कंडक्शन को बोलते हैं एक्सियल कंडक्शन। क्या बोलते हैं एक्सियल कंडक्शन। समझना बहुत बढ़िया से, ये हुआ एक्सियल कंडक्शन। हमने क्या देखा कि पहले x में 16 डिग्री, अगले x में 14 डिग्री, अगले x में 60 डिग्री। हमने देखा कि यहां पे जो कैलोरी पर सेकंड पहुंचा, हमने यहां से भेजा कितना 10 कैलोरी पर सेकंड, यहां पे रिसीव हुआ मान लो हम आपसे कहते हैं 7 कैलोरी पर सेकंड। 3 कैलोरी पर सेकंड बीच में एब्जॉर्ब हो गया। किसने एब्जॉर्ब किया, इस रॉड के जो पार्टिकल हैं वो खुद भी हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं और अपने अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा T बराबर T1 पर। अच्छा इस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं नॉन स्टेडी स्टेट। यानी नॉन स्टेडी स्टेट में हाई टेम्परेचर वाले एंड से जितना जूल पर सेकंड या कैलोरी पर सेकंड हीट सप्लाई होता है, लोअर एंड पर उतना कैलोरी पर सेकंड रिसीव नहीं होता है। बीच में रॉड के पार्टिकल लगातार कुछ हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं एब्जॉर्ब। ऐसी स्टेट को हमने बोला नॉन स्टेडी स्टेट। समझना जरा, नॉन स्टेडी स्टेट। नॉन स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो H है हीट करंट या dq/dt रेट ऑफ हीट फ्लो कैलोरी पर सेकेंड, बताओ ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू अलग अलग, वेरिएबल, ये वेरिएबल है। यानी यहां 10 कैलोरी पर सेकेंड, यहां पहुंचा 9, कहीं पहुंचा 8, कहीं पहुंचा उससे भी कम और यहां पहुंचा 7। हर पॉइंट से पास होने वाला कैलोरी पर सेकेंड वेरी कर रहा है। ऐसे स्टेट क्या बोल रहे हैं। और नॉन स्टेडी स्टेट में क्या रॉड के पार्टिकल भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को। तो बताओ इनका जो टेम्परेचर है दैट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल, एक तो जगह के हिसाब से x के हिसाब से टेम्परेचर बदल रहा है, दूसरा इसी जगह का पार्टिकल, इस जगह का पार्टिकल हम जगह फिक्स कर दी, बताओ इसका टेम्परेचर हमेशा 84 होगा कि 84 से बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो एक तो उस जगह का टेम्परेचर, एक तो रॉड में जगह के हिसाब से टेम्परेचर बदल रहा है, दूसरी अगर जगह फिक्स कर दें तो उस जगह का टेम्परेचर टाइम के साथ बदल रहा है। यानी टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, एक पोजीशन और एक टाइम। क्लियर है इस बात का मतलब, एक तो पोजीशन के हिसाब से टेम्परेचर बदलता दिख रहा है और एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे बदल रहा है। तो टेम्परेचर इज वेरिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ये है पोजीशन और ये है हमारा टाइम। और इस नॉन स्टेडी स्टेट में हम देख रहे हैं हीट करंट, हर पॉइंट से पास होने वाला हीट करंट वेरी कर रहा है, राइट। इस H को हम लोग क्या बोलते हैं हीट करंट, हीट करंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, या रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब कैलोरी पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड, या रेट ऑफ हीट कंडक्शन ऐसे भी कह सकते हैं।
पहले समझ लो, नोट कर लेना, पहले समझ लो अच्छे से। अब देखना थोड़ा टाइम बढ़ा, बताओ यहाँ का टेम्परेचर 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तो हाई टेम्परेचर के रिजर्वायर में, ये बहुत बड़ा चैम्बर है, स्टीम का चैम्बर है, इसका टेम्परेचर बदलने वाला, तो ये वाला पार्टिकल जो होगा वो कहेगा हमारा टेम्परेचर तो अभी भी 100। अच्छा एक बात और हमने देखा नॉन स्टडी स्टेट में, जो dt बाई डी एक्स है, dt बाई डी एक्स, इसे क्या बोलेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ। दैट इज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के साथ बदलती है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट है किसका? टेम्परेचर का, तो इसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा तो हीट का कंडक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हीट का कंडक्शन होने के लिए हाई से लो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। अगर हम यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री, तो रॉड से जोड़ दो, हीट कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हीट कंडक्शन के लिए चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी चाहिए टेम्परेचर का ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट तभी होगा जब टेम्परेचर में फर्क होगा। तो बताओ जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, बताओ पहले एक्स में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस, अगले एक्स में, तो बताओ ये डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। तो डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेरिएबल। किस स्टेट की बात हो रही है? नॉन स्टडी स्टेट। हमने देखा थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम पास हुआ 100 डिग्री, ये बोला मैं बढ़ करके, यानी सब किसी किताब में ऐसे लिखा नहीं है, ये मैं तुम्हें फील करा रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसने कहा हमने बढ़ करके 86 कर लिया, कितना डिफरेंस? अच्छा इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्लियर है, क्योंकि इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, अपना टेम्परेचर बढ़ाया, 86 पहुंच गया। कितना डिफरेंस? 14। यहां बोलो ये मान लो गया 74, या चलो कहो तो और बढ़ा दें 76 या 75 कर लो, चलो कितना डिफरेंस? 11। इधर बोलो, इधर बोलिए ये हो गया मान लो 66, कितना डिफरेंस? 9। तो क्या बताओ अभी भी हर इक्वल एक्स में टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ बराबर है कि अलग अलग है? अभी भी कौन सी स्टेट है? नॉन स्टडी। ये भी नॉन स्टडी बेटा, ये भी नॉन स्टडी स्टेट है, ये भी नॉन स्टडी स्टेट है, समझना। तो नॉन स्टडी स्टेट में यहां से 10 कैलोरी पर सेकंड जा रहा है, यहां उससे कम पहुंच रहा है, यहां उससे कम, यहां उससे कम, और यहां पे और कम। तो बताओ ये 7 था, अब हमने थोड़ी देर बाद देखा यहां पे पहुंच गया 8 कैलोरी पर सेकेंड, यानी बताओ बीच में हीट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन था वो पहले से कुछ कम हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम ध्यान दीजिए, यानी टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लॉन्ग टाइम। कभी भी बात करें लॉन्ग टाइम के बाद, यानी हमने रॉड लगाए रखा घंटों, कई दिन लगाए, लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम मतलब रियल में ऐसा हो नहीं सकता, रियल में नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम ये देखेंगे कुछ देर के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद, यहां से 10 कैलोरी पर सेकंड चला तो यहां पे लगभग 10 कैलोरी पर सेकंड पहुंचने लगा, यानी बीच में जो रॉड के पार्टिकल थे उन्होंने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करना। तो सुनो उस स्टेट का नाम, ये टेम्परेचर 100। अब मैंने देखा x दूरी के बाद ये बढ़ करके हो गया 90, और इसने कहा अब ये हमारा टेम्परेचर हमेशा के लिए, इसने कहा मैंने बढ़ा करके कर लिया 80 अगले x में, मतलब पहले x में कितना डिफरेंस, अगले x में, अब हर इक्वल लेंथ में डिफरेंस बराबर बराबर आ गया, और इसने कहा अब हम भी कांस्टेंट। क्या ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सब एक साथ अपने अपने स्टडी टेम्परेचर पे आएंगे? यस। ऐसा नहीं होगा कि ये कहेगा अब हमें अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये कहेगा मैं करूंगा, एक साथ पूरी रॉड, पूरा मीडियम अपने अपने स्टडी टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। तो बताओ इधर अगले एक्स के बाद यहाँ टेम्परेचर 70, अब हर एक्स में कितना ड्रॉप हो रहा है? बराबर बराबर, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या माना? 10। ये भी पहुंच गया कांस्टेंट। तो जरा बताओ अब क्या होगा? क्या अब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। अब यहां से चला 10 कैलोरी पर सेकेंड, यहां से चला 10 कैलोरी पर सेकेंड, तो मैंने देखा कि यहां पर रिसीव हुआ 10 कैलोरी पर सेकेंड, बीच में कोई भी कैलोरी पर सेकेंड एब्जॉर्ब
नहीं हुआ, ऐसी स्टेट का नाम स्टडी स्टेट, इसे हम लोग कहते हैं स्टडी स्टेट। लेकिन स्टडी स्टेट आने में समय कितना लग गया? इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम, राइट। तो स्टडी स्टेट में हम कहते हैं कि हॉट एंड से, हाई टेम्परेचर के एंड से जितना कैलोरी पर सेकंड सप्लाई होता है, लो टेम्परेचर के एंड पर उतना ही कैलोरी पर सेकंड रिसीव होता है, और बीच में कोई भी हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऐसी स्टेट क्या बोलते हैं? स्टडी। जवाब देना स्टडी स्टेट में। मैं लिखने चला, यहां पे देखिएगा, थोड़ा जगह कम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां पे बताओ H कितना पहुंचा? 10 कैलोरी पर सेकंड। बताओ इन स्टडी स्टेट हीट करंट H dQ/dt, यहां पे हर पॉइंट पर अलग अलग की कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है dt/dx, बताओ बेटे, ये कांस्टेंट की वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट। अब हर इक्वल लेंथ में टेम्परेचर का ड्रॉप बराबर बराबर आता है, और जो टेम्परेचर होता है वो फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल है ओनली पोजीशन। अब टाइम का फंक्शन नहीं रहा। कह रहा देखो टेम्परेचर जगह के हिसाब से तो बदल रहा है, लेकिन एक जगह का टेम्परेचर अब टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। तो स्टडी स्टेट में टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, दैट इज पोजीशन, राइट। और स्टडी स्टेट में हर पॉइंट से पास होने वाला कैलोरी पर सेकंड बराबर बराबर होता है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा हो जाता है? कांस्टेंट। नोट करिए पहले इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बार बताओ बस, अगर नॉन स्टडी स्टेट हुआ और हमें रेट ऑफ हीट कंडक्शन पूछना होगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन किस पॉइंट पर, क्योंकि हर पॉइंट पर रेट ऑफ हीट कंडक्शन अलग अलग। लेकिन स्टडी स्टेट अगर हुआ तो क्या ये बताने की जरूरत है किस पॉइंट पर, क्योंकि हर पॉइंट पर रेट ऑफ हीट कंडक्शन बराबर है। तो हम तो वहां से केवल ये बोलेंगे फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो। तो ये हो गया आप लोगों का। आगे देखते हैं। चलिए, अगर हम इतना समझ गए कि जब स्टडी स्टेट होता है तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू ईच पॉइंट रिमेन्स सेम, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट, राइट। और टेम्परेचर केवल पोजीशन के हिसाब से बदलता है, लेकिन अब पोजीशन का टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। जरा समझते हैं। अगर हम नॉन स्टडी स्टेट और स्टडी स्टेट में टेम्परेचर का एक्स के साथ ग्राफ बनाएं, देखना जरा। टेम्परेचर का एक्स के साथ ग्राफ बनाएं। तो यहां पर वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर दिखाएं, एक्स एक्सिस पे लेंथ, ये टेम्परेचर और ये एक्स, ठीक। ध्यान दीजिए, जब एक्स 0 था, ये हमारी रॉड है, मान लो ऐसे, ये रॉड है, ये रॉड था। जब एक्स 0 था तो टेम्परेचर कितना था? 100 का मतलब टी हायर। और जब ये एक्स बराबर एल था तो टेम्परेचर कितना था? टी लोअर। मान लो ये टेम्परेचर टी लोअर। तो आप हमको बस इतना बताइए, ये ग्राफ यहां से शुरू होकर के यहां तक आना है ना। बताओ, नॉन स्टडी स्टेट में इसका स्लोप dt/dy है, इसका स्लोप क्या होगा? dt/dx। लेकिन नॉन स्टडी स्टेट में dt/dx कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा। ये नॉन स्टडी स्टेट का ग्राफ है यहां तक, ठीक। ये ग्राफ मान लो t इक्वल टू T1 पे है, या t बराबर 0 मान लो, जो भी है। थोड़ा टाइम बढ़ेगा तो अभी भी नॉन स्टडी स्टेट ही रहेगा,
लेकिन बताओ इस जगह का टेम्परेचर देखिए, इस जगह का टेम्परेचर अभी ये है, तो बताओ इस जगह का टेम्परेचर इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो ये ग्राफ इसी के ऊपर ऐसे आएगा, ऐसे। बताओ ये वाली स्टेट भी कौन सी स्टेट है? नॉन स्टेडी, नए टेम्परेचर, नए टाइम पर। आफ्टर लॉन्ग टाइम कौन सी स्टेट आती है? और स्टेडी स्टेट में ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या होना है? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, और ये t टेंडिंग टू इनफाइनाइट कौन सी स्टेट हो जाएगी? स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, राइट। ये दोनों कौन सी स्टेट है? नॉन स्टेडी, राइट। यानी अगर हम स्टेडी स्टेट का ग्राफ अलग से दिखाएं तो क्या ऐसा ग्राफ होगा? इधर x, इधर t, ये t हायर और ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये x बराबर l और ये t लोअर और ये x बराबर 0। बोलो भाई, कोई दिक्कत? ये कौन से स्टेट के लिए बना है? स्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेडी स्टेट में ये ग्राफ कैसा हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। हर पॉइंट पर dt बाई डी एक्स की वैल्यू बराबर बराबर, हर पॉइंट से पास होने वाला कैलोरी पर सेकेंड बराबर बराबर। अब ध्यान देना, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब सवाल आता है सर, रेट ऑफ हीट कंडक्शन जूल पर सेकेंड या कैलोरी पर सेकेंड किन किन बातों पे डिपेंड करता है? इस बात को समझा जाए। एच को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हीट करंट, या फिर डी वाई बाई डी टी किसका? हीट का, एनर्जी का, डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करंट एक ही बात है। ये बराबर होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स के, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, राइट। अब समझो अच्छे से, के क्या है? के क्या है पहले बताओ। कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम, जो तुम रॉड लगाओगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, उसका क्या? कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। ए क्या है? वो एरिया जिसके थ्रू कंडक्शन हो रहा है। अगर एक्सियल कंडक्शन बढ़ रहे हो इस रॉड से तो वो एरिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए हो गया एरिया थ्रू विच, area through which heat conduction takes place, area through which heat conduction takes place, वो एरिया जिसके थ्रू हीट का कंडक्शन होने जा रहा है। dt बाई डी एक्स क्या चीज है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन H इक्वल टू या डी क्यू बाई डी टी होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब समझो जरा एक बात अच्छे से, डी टी बाई डी एक्स खुद नेगेटिव नंबर है, चाहो तो चेक कर लो, चाहे नॉन स्टडी में देख लो चाहे स्टडी में देख लो। इसका स्लोप कैसे लोगे? एक्स एक्स एंटी क्लॉक, एंगल 90 से ज्यादा, तो इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव लिखी है, और डी टी बाई डी एक्स अपने आप में नेगेटिव नंबर। अब सुनो, यही फॉर्मूला है रेट ऑफ हीट कंडक्शन का इन बोथ स्टेट, नॉन स्टडी और चाहे नॉन स्टडी हो चाहे स्टडी हो, यही लगाएंगे। अगर नॉन स्टडी हुआ तो वो हमें टेम्परेचर फंक्शन देंगे एक्स का और कहेंगे रॉड के मिड से पास होने वाला कैलोरी पर सेकंड बताओ, तो हम उस टेम्परेचर को क्या कर लेंगे? डी टी बाई डी एक्स करके यहां रख देंगे, रेट ऑफ हीट कंडक्शन आ जाएगा। यानी हमें जिस पॉइंट पर रेट ऑफ हीट कंडक्शन पूछा होगा उस पॉइंट पर हमें निकालना पड़ेगा dt बाई डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और dt बाई डी एक्स निकालना में आता है, या तो ग्राफ देंगे
या फिर वो टेम्परेचर का फंक्शन देंगे किसके साथ, एक्स के साथ, हम उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन बताओ नॉन स्टडी स्टेट में उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हीट कंडक्शन का रेट किस पॉइंट पर पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर स्टडी स्टेट हुआ, अब मैं यहां से स्टडी स्टेट में बढ़ रहा हूं, ये एप्लीकेबल है इन बोथ स्टेट, स्टडी और नॉन स्टडी, राइट। साफ साफ लिख रहा हूं, एप्लीकेबल यहां लिख दूं, इन बोथ स्टेट, आप सेम रिजल्ट लगाएंगे दोनों में, एप्लीकेबल इन बोथ स्टडी और नॉन स्टडी, स्टडी एंड नॉन स्टडी स्टेट। ठीक, चाहे स्टडी स्टेट हो चाहे नॉन स्टडी स्टेट हो, आप सेम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि वहां पे ये बताना पड़ेगा किस पॉइंट से हमें रेट ऑफ हीट कंडक्शन निकालना है। लेकिन अगर स्टडी स्टेट हुआ, देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ स्टडी स्टेट, अब मैं स्टडी स्टेट का रिजल्ट बनाने जा रहा हूं क्योंकि 99% क्वेश्चन किस पर है, स्टडी स्टेट पर है। तो इन केस ऑफ स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट एकदम क्लियर है क्या है, कि जितना हाई टेम्परेचर से कैलोरी पर सेकेंड फ्लो करेगा उतना ही लो टेम्परेचर पे पहुंचेगा। बताना स्टडी स्टेट में डी टी बाई डी एक्स कैसा था, कांस्टेंट, कितना होगा, चलो निकालते हैं इसको जरा। क्या इस ग्राफ का स्लोप होगा, और वो स्लोप बताओ हम ऐसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक एंगल का tan थीटा। तो बताओ ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी tan थीटा। ये हम इसी को लिख सकते हैं, बताओ ये एंगल अगर अल्फा मान लें तो हम tan थीटा को ही लिख सकते हैं माइनस का tan अल्फा, बोलो। और इसी को लिख सकते हैं माइनस tan अल्फा की वैल्यू बताओ इस ट्रायंगल में, tan अल्फा लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन एल, बहुत बढ़िया, अपॉन एल, ये आ रहा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर हम ये वैल्यू यहां रख दें तो एच रेट ऑफ हीट कंडक्शन डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए, और डी टी बाई डी एक्स आ रहा तुम्हारा, देखो क्या, माइनस का, देख लो अच्छे से, माइनस का टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन एल। गौर से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये रिजल्ट देखो क्या बना, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन 1 अपॉन के एल अपॉन ए, के को नीचे ले गए, 1 बाई के एल बाई ए। इसे जरा गौर से देखिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा एच बराबर, ये एच का नाम क्या, हीट करंट, एच को क्या बोलते हैं, हीट करंट, कैलोरी पर सेकेंड, ये हुआ हीट करंट, या इसी को रेट ऑफ हीट कंडक्शन भी कहते हैं, क्यों, इसी को हम लोग रेट ऑफ हीट फ्लो भी कहते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो ये एच का रिजल्ट देखो क्या आ गया, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन 1 बाई के एल बाई ए को बोलते हैं आर थर्मल, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस किसका, मीडियम का, मतलब रॉड का, जो रॉड हमने लगाई है। तो आर थर्मल की जगह देखो क्या लिखा है, 1 बाई के एल बाई ए, 1 बाई के एल बाई ए। तो हमारा देखो ये जो रिजल्ट आया, अब ये किस स्टेट में लगेगा, ओनली स्टडी स्टेट, क्योंकि ये रिजल्ट इस रिजल्ट से तब बना जब तुमने डी टी बाई डी एक्स को वहां लिखा, कांस्टेंट ग्रेडियंट को लिखा, तो तब बताओ रिजल्ट आया हीट करंट बराबर टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन आर थर्मल। और आर थर्मल क्या हुआ, 1 बाई के एल बाई ए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड का मतलब हीट के लिए वो रॉड का मीडियम कितना रेजिस्टेंस देगा, उसे हम लोग बोल रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो रेजिस्टेंस मटेरियल देता है उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बताओ थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है यार, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड या मीडियम एक ही बात है, 1 अपॉन के एल बाई ए। अगर तुम्हें इलेक्ट्रो का करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा आइडिया है
तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, रो होता है रेजिस्टिविटी और उसी को बोलते हैं 1 कंडक्टिविटी। तो सेम रिजल्ट वहां है, आर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल 1 कंडक्टिविटी एल बाई ए, सेम फॉर्मूला याद करो। वहां आई बराबर पढ़ते थे क्या, वी हायर माइनस वी लोअर, हाई वोल्टेज माइनस अपॉन आर। यहां पढ़ेंगे एच हीट करंट बराबर हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन आर थर्मल, एकदम आइडेंटिकल रिजल्ट। तो हम यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले ही रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं आगे चल के, एकदम उसी के जैसा मैच करा दिया आके। इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। हटाया जाए। अब देखिए, अभी तक के डिस्कशन से हम इतना सीख गए हैं समझिएगा, अभी तक के रिजल्ट से हम इतना सीख गए। यहां पे पहले छोटी सी जगह में बात कर लें, याद करो हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है, अगर ये आर इलेक्ट्रिक है और यहां का वोल्टेज V हाई है, यहां का वोल्टेज V लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। और हम इसका रिजल्ट पढ़ के आए, I बराबर V हायर माइनस V लोअर अपॉन R, ये पढ़ के आए एकदम आइडेंटिकल। या इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते थे हम वो भी सिखा दें आपको यहीं पर। सेम इक्वेशन को हम लोग बनाते थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी सर्किट में कहीं से भी कहीं घूम सकते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। हम यहां से चलें, यहां का वोल्टेज बोलो V हायर, अगर हम रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप करता है अकॉर्डिंग IR, ओम्स लॉ पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस में अगर करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, कितना, IR। तो अगर उल्टा जाओगे करंट के तो रेजिस्टेंस वोल्टेज का रेज करेगा IR। तो बताओ यहां से शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी कहीं घूम सकते हैं। बताओ यहां का वोल्टेज V हायर, आगे बढ़े, बताओ यहां जैसे हमने रेजिस्टेंस को पार किया कितना ड्रॉप हुआ, IR। ड्रॉप का मतलब कमी आई वोल्टेज की, कहां पे पहुंच गए, इक्वल टू VL। तो बताओ यहां से देखो क्या यही आएगा, ऐसी सिमिलरली थर्मो में, सिमिलरली यहां रेजिस्टेंस की जगह रॉड का रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R थर्मल, और उसकी वैल्यू पता ही है 1/K L/A। यहां का वोल्टेज या पोटेंशियल T हायर, यहां का पोटेंशियल T लोअर, और यहां हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ इस एरिया के थ्रू हीट का कंडक्शन स्टार्ट। और मैं बातचीत कर रहा हूं किस स्टेट में, स्टडी स्टेट में। तो एकदम सेम जैसे वहां I, यहां पे उसकी जगह H बराबर T हायर हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ रॉड थर्मल। या जैसे यहां KVL लगाते थे वैसे यहां पर हम लोग कोई लॉ नहीं है, आप चाहे तो अपने मन से नाम दे दें KTL, किरचॉफ टेम्परेचर लॉ, लेकिन ऐसा किरचॉफ का लॉ था नहीं, लेकिन हम लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से शुरू करें, यहां का टेम्परेचर T हायर, यहां से यहां जाएंगे तो बताओ अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो टेम्परेचर का ड्रॉप, तो माइनस
IR, आई की जगह HR थर्मल, कहां पे पहुंच गए? लो टेम्परेचर पे, एकदम वैसे। तो क्या बताओ यही आ जाएगा? राइट। तो अब हम दोनों रिजल्ट को थोड़ा कंपेयर करके दिखाना चाहते हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो एक तरफ लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ लिखेंगे हीट करंट या हीट कंडक्शन। पहले ये नोट कर लीजिए, इतना पहले से नोट करें। एकदम आइडेंटिकल है। एक तरफ लिखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ लिखें हीट कंडक्शन, और ब्रैकेट में स्टडी स्टेट भी लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बातचीत किसमें करेंगे? स्टडी स्टेट में। अच्छा, अगर रॉड के किसी दोनों एंड का टेम्परेचर बराबर होगा तो उस रॉड में कोई हीट कंडक्शन नहीं होगा। बताइए, इधर पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इधर हमने लिखा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इधर लिख रहा हूं मैं हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन। ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहां जो आई है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसे हम लोग बोलते थे डी वाई बाई डी टी, किसका? क्यू। क्यू क्या होता था? चार्ज, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट था कूलाम पर सेकेंड, या इसी को बोलते थे एम्पियर। राइट। तो यहां आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ऐसे ही वहां पर आई की जगह है एच बराबर डी वाई बाई डी टी, किसका? क्यू का। क्यू क्या है यहां पे? हीट एनर्जी। तो यहां रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यहां रेट ऑफ हीट फ्लो, और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड या कैलोरी पर सेकेंड। राइट, क्लियर है? जो यहां रोल, सॉरी, पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल कौन था? यहां पोटेंशियल हुआ करता था वोल्टेज, यहां पोटेंशियल टेम्परेचर, यहां पोटेंशियल है टेम्परेचर, टेम्परेचर। राइट, यानी जो रोल यहां वोल्टेज का है वहां वो रोल टेम्परेचर का है। यहां पे हम कहते थे किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता था, और हम इस आई को डायरेक्ट लिख सकते थे V हायर माइनस V लोअर अपॉन R। और याद करो, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते थे जैसे अभी बता गए। ऐसे यहां पर अगर एक रॉड है, इसके एक एंड का टेम्परेचर T हायर, एक का T लोअर, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस R थर्मल, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का कंडक्शन H होगा T हायर माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल। ये आएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब याद करो जरा, यहां पर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते थे, याद है कुछ? R1 R2,
यहाँ का वोल्टेज था V हायर, यहाँ का वोल्टेज था V लोअर। तो यहाँ से जाने वाली जो करंट होती थी उस करंट को हम कैसे निकालते थे, याद करिए, याद करिए। अब ये भी सीखे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो यहां से शुरू करो। यहाँ का वोल्टेज V हायर, आगे बढ़ा मैं, जैसे ही यहां पहुंचे कुछ वोल्टेज का कितना ड्रॉप, IR1। क्या सीरीज में करंट बराबर होगी? यही करंट आगे बढ़ गई तो करंट तो वही रहेगी। यहां कितना ड्रॉप, -IR2। कहां पहुंच गए, VL पर। तो हमने देखा I बराबर आया V हायर माइनस V लोअर अपॉन R1 प्लस R2, और इसी R1 प्लस R2 को बोलते थे सीरीज में R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता था वो यही तो होता था R1 प्लस R2, राइट। क्या मतलब है R इक्विवेलेंट का, कि हम इन दो रेजिस्टेंस को हटाएं, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ले आए और डायरेक्ट लिखें हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। क्लियर? अच्छा, क्या ये I डायरेक्ट आ जाएगा? अगर I आ गया, कोई हमसे कहते हैं यहां का वोल्टेज बताओ, इस पॉइंट का मान लो P पॉइंट, यहां का वोल्टेज बताइए। तो यहां के वोल्टेज को निकालने के हमारे पास कई तरीके। देखो क्या तरीका, हम यहां से यहां तक क्या लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो। V हायर माइनस IR1 कहां पे पहुंच गए, BP पर। I तुम वहां से निकाल चुके हो, यहां रख दो, BH पता है, क्या मिल जाएगा, BP। एक तरीका ये, बोलो, I तो मिल गया ना वहां से, कोई दिक्कत है क्या? दूसरा तरीका, तुमको सर जितना हीट करंट यहां गया इलेक्ट्रिक करंट, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट यहां गया। तो बताओ यहां से यहां का डिफरेंस V हायर माइनस BP अपॉन रेजिस्टेंस कितना, R1, और यही बराबर होगा हाई माइनस लो BP माइनस BL अपॉन R2। क्या यहां से भी तो BP आ जाएगा, और ये बराबर ही आएगा, चाहे जैसे करिए आप। बोलो भाई, कोई दिक्कत? सिमिलरली यहां पर दो रॉड को अगर मैं सीरीज में जोड़ूं, सीरीज में जोड़ने का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन। सीरीज में क्या सेम होता है, वोल्टेज की करंट, हाँ करंट, तो यहां पे भी हीट करंट बराबर होगी। तो आपने एंड टू एंड जोड़ा तो देखना क्या होगा, ये था T हायर, ये था T लोअर। देखना ये वो पॉइंट है P जंक्शन, हमें यहाँ का भी टेम्परेचर निकालना होगा, भी निकालेंगे। तो यहां देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का कंडक्शन स्टार्ट हुआ, और यहां बताओ हीट कंडक्शन पहुंचा, H हीट करंट, और स्टडी स्टेट बात हो रही है। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं H बराबर T हायर माइनस T लोअर अपॉन R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट बताओ बेटा यहां क्या होगा, R1 प्लस R2। R1 इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस, R2 इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो, अब कोई का नहीं, हमें तो TP चाहिए, इस P पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए। तो तुम जाओ तो यहां से यहां तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, T हायर माइनस H इंटू R1 बराबर कहां पहुंच गए, TP। यहां से गेट TP। या फिर तुम कहो नहीं सर हम तो ये करेंगे कि जो यहां हीट करंट वही हीट करंट यहां, तो T हायर माइनस TP अपॉन R थर्मल 1 will be equal to TP माइनस T लोअर अपॉन R थर्मल, गेट TP। या तो ऐसे करेंगे, तो हमें जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर हम बता सकते हैं, जैसे यहां जंक्शन का वोल्टेज बताते थे, जहां पे हम इन दोनों रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते थे, राइट। नोट करिए इतना पहले।
नोट करें इसको आप लोग। अब देखिए भाई, अगर यही दो रॉड पैरेलल में कनेक्शन में होती या दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन में होते, इस बात का मतलब समझिए जरा। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो या दो रॉड पैरेलल में क्या सेम होता है? करंट की वोल्टेज, वोल्टेज वहां क्या सेम होगा पैरेलल में? यहां वोल्टेज की जगह क्या है? तो दोनों रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस सेम, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझिए जरा, मान लो हम आपसे ऐसे कहें एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस ये है मान लो R2, यहां का वोल्टेज है V हायर, यहां वोल्टेज है V लोअर। बताओ यहां से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगा, ये दो रास्तों बढ़ जाएगा, इधर I1 इधर I2, और यहां से I1 आएगा I2 आएगा, इधर I आ जाएगा। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कितनी करंट गई? I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट उतना ही आउटगोइंग करंट। तो इस पॉइंट पर देखो, इनकमिंग करंट कितना? I, आउटगोइंग I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 प्लस I2। अरे सीधा ये बोलो कि I आया वही दो जगह है, बट ये लॉ बना दिया गया। तो अब बताइए जरा, ये I को हम क्या लिख सकते हैं? I को V हायर माइनस V लोअर अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। बताओ I1 को क्या लिख सकते हो? यहां से यहां किरचॉफ, V हायर माइनस V लोअर अपॉन R1, इस रास्ते में देखो। I2 क्या लिख सकते हो? V हायर माइनस V लोअर अपॉन R2। जरा यहां से देखो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पैरेलल में R इक्विवेलेंट होता है। तो आप चाहते तो सीधा R इक्विवेलेंट पहले निकाल लो, फिर यहां रख दो, तो तुम्हें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? I। या ऐसे निकालो कि I1 अलग निकालो, I2, फिर दोनों को ऐड कर दो, एक तरीका ये। बोलिए। अच्छा तो यहां का वोल्टेज कितना है? V हायर, यहां का वोल्टेज V हायर, यहां का वोल्टेज V लोअर, तो यहां का वोल्टेज, तो यहां V हायर से V लोअर, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप V हायर माइनस V लोअर। यहां पे V हायर है, यहां पे V लोअर है, तो इसके अक्रॉस भी ड्रॉप V हायर माइनस V लोअर, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बराबर। सिमिलरली दो रॉड अगर पैरेलल में जोड़े, रॉड का पैरेलल का मतलब समझो, दोनों के अक्रॉस हम क्या बराबर करेंगे? टेम्परेचर। तो यहां हर जगह टेम्परेचर है T हायर, यहां हर जगह टेम्परेचर है T लोअर, यानी अब पूरे का टेम्परेचर T हायर, उधर T लोअर। बताओ इस पहली रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस T हायर माइनस T लोअर, दूसरे के अक्रॉस T हायर माइनस T लोअर। कुछ हीट करंट इसके एरिया में एंटर करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कुछ इसके एरिया में एंटर करेगा हाई टेम्परेचर टू, और इस H1 प्लस H2 को बोलेंगे हम लोग नेट हीट करंट। देख लीजिए। तो बताओ पूरे क्रॉस सेक्शन से टोटल हीट करंट कितनी जा रही है? H1 प्लस H2। इस H को हम लिख सकते थे T हायर माइनस T लोअर अपॉन R इक्विवेलेंट। H1 को लिखेंगे T हायर माइनस T लोअर अपॉन R1, और H2 को लिखेंगे T हायर माइनस T लोअर अपॉन R2। क्लियर? तो देखो यहां से वही आ गया, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वही आ जाएगा। तो आप चाहें तो सीधा R इक्विवेलेंट पहले निकाल लो और फिर लिख दो T हायर माइनस T लोअर अपॉन R इक्विवेलेंट, हमें मिल जाएगा हीट करंट।
और पैरेलल में दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर का ड्रॉप क्या है, सेम। राइट, इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे, वो डिस्कशन करेंगे।